मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों, नमस्ते। वेलकम टू अ न्यू वीडियो एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर वर्क एंड ऑफ योर हेल्थ। प्रायोरिटी हेल्थ पे दीजिए, बाकी चीज़ें अपने आप एज अ बाय प्रोडक्ट आती रहेंगी। And let's start today's video with a standard disclaimer. All stock ideas, mutual fund ideas, anything discussed on this channel is only for training and educational purposes. No buy or sell recommendation. And also, if we talk about lifestyle planning or anything, it's for educational purposes. में कोई recommendation नहीं है. You have to consult your financial advisor for all kinds of queries, including tax queries and similar queries. So guys, आज तो मतलब बहुत स्पेसिफिक 2-3 टॉपिक्स पे ही बात कर पाएंगे बिकॉज आज के उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक मतलब वो डे 10 वाला कारवां आज नहीं है। लेकिन आई हैव शॉर्टलिस्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन ऑफ देम ऑब्वियसली इज इनकम टैक्स। आई थिंक बजट के पहले we'll make a detailed video on what the industry expects from the government. वो अभी कवर करके कुछ फायदा नहीं है बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंटर्स कि उसमें हम भटक जाएंगे। बट my only humble suggestion, which Dr. Subramaniam Swamy had also given long time back, and it is documented and proven that usse consumption badega, is that the government must consider making income tax zero. I'm saying it zero for income up to 10 lakh rupees. 10 lakh या उससे below का अगर आप जीरो करते हो, ट्रस्ट मी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वर्कलोड कम हो जाएगा, बहुत सारे टैक्स पेयर्स का वर्कलोड कम हो जाएगा। एंड जो पैसा बचेगा, सी एक मेजर मिडिल क्लास टीयर 1 इंडियन के हाथ में अगर आप 10,000 रुपया महीने का एक्स्ट्रा आता है बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ टैक्सेस, देन वो पैसा अल्टीमेटली घूम फिर के सिस्टम में ही आने वाला है। क्योंकि वो यूजुअल टेंडेंसी है कि पैसे बच गए तो खर्चा करो, तो उसके घर में एक गाड़ी आ जाएगी, एक ऑटोमोबाइल आ जाएगा, एसी आ जाएगी। उससे बजाज फाइनेंस को फायदा हो सकता है, कार लोन कंपनीज, होम लोन कंपनीज, ऑटोमोबाइल लोन कंपनीज एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज के वैल्यूएशन बढ़ सकते हैं, उनके सेल्स बढ़ सकते हैं, सरकार को जीएसटी मिलेगा। अल्टीमेटली द पॉइंट इज इफ द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्सेस तो वो घुमा फिरा के पैसा जीएसटी में आप ही को मिलने वाला है एंड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट मी शो यू सम जीएसटी स्लैब्स। आपको आइडिया आएगा, जो मैंने कल आपको बताया भी था। we'll have a look at some of the GST slabs and we'll see how this government is charging you goods and service tax. जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 2-3 दिन में, आई थिंक 22 या 23 जून को, जिसमें दे आर सपोज टू modify certain GST slabs and items, especially the ones that are 28% GST। तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब वो तो निहायत है, और आप देखोगे वो निहायत कहाँ कहाँ के हम लोग को मिडिल क्लास को चुभती है। सो बिफोर वी गो टू द जीएसटी, द पॉइंट आई वाज मेकिंग इज बजट इंपॉर्टेंट क्यों है। इन द नेक्स्ट एक महीने के बाद बजट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 22 जुलाई, वो एग्जैक्ट डेट हम लोग कंफर्म करके बताएंगे। बजट में इस वक्त इन द कंट्री इकोनॉमी हैज टू ग्रो। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। यू हैव टू इंक्रीज, यू हैव टू बी अ नेट एक्सपोर्ट कंट्री, which we are yet to reach that stage। जीडीपी का साइज आपको बढ़ाना है। इंडिया का जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन। आज एनवीडिया का मार्केट कैप आया, अपडेटेड मार्केट कैप, पूरी कंपनी एनवीडिया इज $3.3 ट्रिलियन, और आपके देश का जीडीपी है अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन। लुक एट द डिफरेंस। एक यूएस की बड़ी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की वजह से इतनी बड़ी बन गई कि आज उसका वैल्यूएशन आपके देश के भाव के जितना है। हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीएलआई स्कीम देते नहीं है, बजट में उसका एक प्रावधान होना चाहिए। 5-6 साल पहले के बजट में, जब तक अरुण जेटली बनाते थे बजट, उसमें आर एंड डी में काफी सपोर्ट मिलता था। दे हैड ऑलमोस्ट लाइक अ पीएलआई स्कीम, नॉट एग्जैक्टली पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव्स दिए जाते थे फॉर कंपनीज टू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अभी जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, लिथियम आयरन चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज बनाने, ठीक है ना? तो लिथियम आयरन, लिथियम तो आप इंपोर्ट कर लोगे, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए लिथियम ऐसे नहीं कच्चा लिथियम उठा के कुछ भी बना दिया। देयर इज अ वे टू डू इट। उसको प्रोसेस करने के लिए जो मशीनरी और टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया अक्सर यूरोप से या चाइना से, वो भी इंपोर्ट करता है। अगर आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
लेकिन कंपनी के पास इंसेंटिव नहीं है। आर कंपनीज हैव पीपल टू मेक इट इन हाउस। मेक इन इंडिया का स्कीम तो है, लेकिन वो चीजें बनाने के लिए जो पहले एक इंसेंटिव होता था सरकार की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो नहीं। इंडिया का R&D स्पेंड इज, आई डोंट थिंक इट इज नॉट इवन 2% ऑफ आवर GDP। इट शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ GDP। तब जाके आपके देश में एप्पल गूगल जैसे ब्रांड्स हो। कब आएगा वो दिन जब बनेंगे? चलो उसके जैसे ब्रांड्स मत बनाओ, बट अपने सेल्फ सस्टेनिंग, जो बहुत बवाल होता है ना, आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड तब बनेंगे भाई, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसे दोगे। यहाँ R&D करने वाले का मजाक उड़ाया जाता है कि तू क्या इनोवेशन कर रहा है। एवरेज R&D स्पेंड ऑफ निफ्टी कंपनीज इज 3 to 5%। एप्पल जो है कंपनी एप्पल, वो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एप्पल स्पेंड्स 30%, 30% ऑफ इट्स टॉप लाइन यानी रेवेन्यू ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज उनको तो इनोवेट करते ही रहना है ना। हमारे यहाँ है कोई कंपनी जो अपने टॉप लाइन का 30% स्पेंड, चलो कंपनी को दोष मत दो, कंपनी तो कर भी देगी, सरकार उसको क्या, विल द गवर्नमेंट गिव देम टैक्स बेनिफिट्स? कल मैंने आपको बताया ना, कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हमारा इंडिविजुअल टैक्स है। इंडिविजुअल टैक्स इज 2,69,000 करोड़, कॉर्पोरेट टैक्स इज 1,80,000 करोड़। अब जाके हम लोग देखते हैं, आई शेयर माई स्क्रीन, GST रेट्स की बात करते हैं, है ना। एक दोबारा दोबारा से शेयर करता हूँ आपके साथ, शेयर साउंड, या नाउ लुक एट दिस हिपोक्रेसी, बोलूं या क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन को तो जूम करना चाहिए और मेरा बस चले तो मैं इसका प्रिंट आउट निकाल के हर सरकारी ऑफिस के बाहर जाके इसको छाप डालूं। सो GST 12%, कौन से आइटम पे 12%? मेरे हिसाब से ये 5% होना चाहिए। बटर, घी, आलमंड्स, मोबाइल फोन्स, अम्ब्रेला बारिश के सीजन में अभी बिकने वाला, पैक्ड कोकोनट वाटर, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स नट्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पिकल, मुरब्बा, चटनी, जैम, जेली, GST 12% है। भाई, आपको 5 और 12 के बीच में 7.5% स्लॉट नहीं मिलता है क्या? मैथमेटिक्स में एल्गोरिदम बैठ नहीं रहा है, कुछ कमजोरी है क्या भाई? ये एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, क्यों? मेक इट 7.5%, नो 5%। अगर आपको बहुत कम लगता है, 12% हमें बहुत ज्यादा लग रहा है, बीच में आके कहीं हैंडशेक करते हैं ना भाई। लेकिन नहीं, 12%, क्या लॉजिक है उसका वो नहीं पता हमको। 12% खत्म। उसके बाद 18% देखिए, ओ माय गॉड। हाँ, ये स्लैब्स देख लो यार, शायद ये चेंज हुए हो। GST रेट भी इंडिया में पता नहीं हमेशा चेंज होते रहते हैं। हाँ, पहले ये देखते हैं, पेंसिल शार्पनर पे आपने GST कम किया, वाह वाह वाह। मतलब वो 10-15 रुपए का शार्पनर, इतना महंगा आइटम है, वो 18% GST था पहले, अभी 12% कर दिया, इतनी बड़ी रियायत दे दी। 10%, 15 रुपए का शार्पनर, पेंसिल शार्पनर है माइंड यू। मतलब आपके साथ भद्दा मजाक होता है, मुझे हंसी आ रही है, बट यू शुड वॉच ऑल दीज रेट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया। 18% अगर मैं पकड़ूं, 15 रुपए पे 18%, 3 रुपया, 3 रुपीज से कम करके अभी 12% किया है, मतलब 1 रुपी 80 पैसे। यानी पेंसिल शार्पनर अगर 15 रुपए का आता है, 15 रुपीज का आता है, उस पे पहले मुझे 3 रुपीज GST देना पड़ता था, सो मेरा 18 रुपीज आता था MRP। और अभी मतलब MRP यानी 18 रुपीज बैठता होगा अज्यूमिंग, और अभी मैं पूरे फुल 1 रुपी 60 पैसे कम दूंगा। मेरा शार्पनर 1 रुपी 60 पैसे सस्ता हो गया, बहुत बड़ी बात। इसलिए तो मीडिया में आना चाहिए। लिक्विड जैगरी गुड़ पे कम किया है, थैंक यू सो मच, अच्छी बात है। तो ये सब कुछ प्रोविजंस किए, ठीक है ना। ये शार्पनर वाला एग्जांपल तो मुझे दिखाना ही था। देन 18%, हाँ 18% में क्या क्या है गाइस, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। हेयर ऑयल पे 18%, क्यों भाई? टूथपेस्ट पे 18%, कंप्यूटर्स 18%। अच्छा ये देखो, कंप्यूटर मॉनिटर लेस देन 17 इंचेस है तो 18% है, 17 इंचेस के ऊपर है तो आई डोंट थिंक कम होगा, 18 के आगे वाला ही स्लैब होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, पता नहीं
आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या कौन कौन बनाता है ये रेट्स, यू नो, हु, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, हु मेक्स ऑल दिस पास्ता। एक्चुअली ये पास्ता नहीं होगा, हाँ ये पास्ता ही होगा। टूथपेस्ट तो इधर लिखा है, मुझे पहले लगा ये पेस्ट होगा, बट पास्ता पे 18%, सीसीटीवी 18%, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स यार कॉर्नफ्लेक्स, अरे हेल्दी खाने पे 12% कर दो यार। आइसक्रीम पे 18% है। स्टेपलर यार, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रिंटर, एल्यूमिनियम फॉइल जो रोज काम आता है, सब चीजों में 18% रखा है। अब देखते हैं 28% किस पे है। आई होप दिस लिस्ट इज एक्यूरेट। भाई 28% जीएसटी इज वेरी हाई। आई थिंक ये स्लैब अपने आप में 21 या 22% होना चाहिए। इवन ऑन लग्जरी कार्स इट इज वेरी हाई। बेसिकली 28% होता है सिगरेट वगैरह पे, शराब पे, उस पे लगाओ ना आप बिंदास, एरिएटेड वाटर पे लगाओ। 15% सेस भी है उस पे, वेरी गुड। सिन आइटम्स एंड लग्जरी आइटम पे 28% समझ में आता है। बट ये क्या है? I think I would invite all of you to check this. What is this? 28% on consumer durables such as AC and fridge. Is that correct? I'm watching all of this on ClearTax. हाँ? तो ये वेबसाइट है cleartax.in, GST rates. भाई ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल एसी और फ्रिज खरीदने में 28% जीएसटी। अच्छा, और निहायत देखिए, स्मॉल कार्स पे 28% जीएसटी का क्या लॉजिक है? 4-4.5 लाख की कोई गाड़ी लेगा, अभी तो वो पूरा प्राइस देख के लेगा, लेकिन अगर मैं उसमें 28% कम कर दूं, तो भाई साहब उसका कम से कम 1 लाख रुपया भाव कम हो गया। 4.5 लाख की गाड़ी का 1 लाख कम हो गया। सूप्स पे 18%, कॉर्नफ्लेक्स, हाँ चलो 18% तो हमने नीचे देखा था, पास्ता, सोप एंड टूथपेस्ट, बट यार ये come on यार। हाई एंड मोटरसाइकिल सुजुकी हायाबुसा आई कैन अंडरस्टैंड if you're at 28%, come on, small cars पे 28%. So ladies and gentlemen, these are the changes which we think should come into effect in the GST Council meeting and eventually in the budget. Budget के तो और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। पता नहीं वो एक्सपेक्टेशन पूरे होंगे या नहीं। एक मेरे पास आर्टिकल है जो मैंने रखा है, मैं वीडियो के एंड में वो जरूर आपको बताऊंगा। हम लोग यहाँ से चलो अभी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट वील डू इज, सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक ना, मैं अभी वो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बजट, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस आपको आज बता देता हूँ। बजट का एक वीडियो हम लोग अलग से बाद में दोबारा जरूर बनाएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूनियन बजट 2024, राइट? सो अब booster shots, this article in Economic Times is talking about booster shots which the industry expects in the union budget, although we have 1 month. लेकिन ये आर्टिकल मैं इसलिए आज कवर कर रहा हूँ बिकॉज अभी कंसल्टेशंस हो रहे हैं विथ वेरियस बॉडीज एंड वेरियस एसोसिएशंस। तो उसमें finance minister will begin consultations. It started today ahead of the new government's first full budget to be presented in July. Now, corporate India Inc., has suggested a host of reforms, including medium-term reforms, long-term reforms that can catapult the economy into a middle-income economy. तो उसमें से कुछ points मैं आपको बताता हूँ. Point number 1 is the industry wants the government to continue capital expenditure, capex continue करो. क्या है कि अगर आप, वही पॉइंट वही है कि अगर आप टैक्स कम करते हो और इंडिविजुअल जाके खर्चा करता है, तो उससे सरकार को जीएसटी मिलता है। और गाड़ियों का या जहां भी खर्चा होगा, वेयर विल पीपल स्पेंड मनी? दे विल बाय कंजम्पशन आइटम्स। तो व्हेन दे आर बाइंग कंजम्पशन आइटम लाइक मोर व्हीकल्स, मोर टू व्हीलर्स, मोर एसीज, मोर फ्रिज, मोर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो जो फैक्ट्रीज ये सब बना रही है उनकी कैपेसिटी एक्सपांशन, केपेक्स होता है, उनको और कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, न्यू फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। अब वो न्यू फैक्ट्री डाल के भी सरकार को उधर भी तो फायदा ही होगा ना। ये पूरा साइकिल है, पैसा सिस्टम में वापस आता है। जीएसटी के माध्यम से आया हुआ पैसा जो सरकार को मिलता है, दैट विल लीड टू द कंट्रीज ग्रोथ। वेयर एज इनकम टैक्स से जो आप लेते हो हमसे,
विच इज नाउ बाय द वे 19%। सरकार के कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल इनकम का 19% कम्स फ्रॉम द इनकम टैक्सेस पेड बाय द टैक्स पेयर्स, ऑल ऑफ अस एक्चुअली। तो केपेक्स पुश करने की बात हो रही है कि भाई कंटिन्यू पुशिंग फॉर इंफ्रा केपेक्स, जो आपने अधूरा छोड़ा है वो चालू रखिए। लैंड एक्विजिशन में बहुत रिफॉर्म्स अभी भी बाकी है, सब कुछ पेपर पे। लैंड खरीद मतलब लैंड अक्वायर करना हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आपको भी पता है अपने देश में कितना भागना पड़ता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हमेशा बात होती है, हमारा रैंक इम्प्रूव हो गया है, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी भी छोटे शहरों में नहीं पहुंच रहा है अपने। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं है, ये गवर्नमेंट के पुअर पॉलिसी रिफॉर्म का एक एग्जांपल है। आपने पीएलआई स्कीम अनाउंस कर दी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। आपने बोला चलो बनाओ पीसीबीज, बनाओ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाओ और एक्सपोर्ट करो। उधर यूरोप ने इंडिया से आए हुए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी 11% या 15%, एग्जैक्ट आप देख लेना। अब वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की वजह से बन तो जाएगा इंडिया में, लेकिन वहां वो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि डंपिंग ड्यूटी कौन भरेगा? नोबडी वांट्स टू पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो उसी पे पूरा गेम है। तो ये देखना किसकी जिम्मेदारी? क्या हमारे गारंटी भाई साहब की जिम्मेदारी नहीं है ये देखना? जब हम G7 के मीटिंग में जाते हैं, उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन जा सकता है, कॉमर्स मिनिस्टर जा सकते हैं, कांट दे नेगोशिएट विद द यूरोपियन यूनियन कि भाई तुम हमारे से पीसीबी लेते हो, थोक के भाव में लेते हो, व्हाई आर यू पुटिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन आवर पीसीबीज? यार हमारी क्वालिटी अच्छी है। ये बेसिक निगोसिएशन सरकार का पॉइंट नहीं है। वो क्या मीडिया में क्या आएगा, पीएलआई स्कीम दे दी है आप बनाओ इंडिया। अरे मेक इन इंडिया में बन रहा है, पीएलआई स्कीम हो रहा है, उनको मिल रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। बट प्रोडक्शन करने के बाद माल जब एक्सपोर्ट होगा, आपका जीडीपी तो एक्सपोर्ट से बढ़ने वाला है ना भाई साहब। इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो इंटरनली। तो हम कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, केपेक्स खुद आपको करना है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव आपने दिया है, बना के वो भेज रहा है, उसको वहां 11-15% ड्यूटी लग रही है, तो माल नहीं बिक रहा है। सो ये सब जो बिजनेस के जो लोग ट्रेडर्स हैं वो ज्यादा इजीली समझेंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड इट फास्टर। नाउ मोर पीएलआई स्कीम्स की बात हो रही है फॉर अदर सेक्टर्स लाइक एमएसएमई। एमएसएमई का एक तो मिनिस्टर बना दिया आपने, वो जीतन राम मांझी। आई हैड ऑलरेडी कवर्ड, फुल रिस्पेक्ट टू हिम। वो मेरे दादाजी के उम्र के हो सकते हैं, नहीं मेरे दादाजी मुझसे ज्यादा बुढ़े होंगे, हाँ। जीतन राम मांझी, जीने के लिए जिंदगी नहीं बची, आई एम सॉरी टू से। 80-81 का वो आदमी होगा। उसको आपने दे दिया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सबसे पहले तो बजट में ये आना चाहिए कि वो मिनिस्टर ही चेंज हो जाए। that the guy is not going to understand the problem of the MSME sector. MSME is a backbone of the Indian economy. 65% इकोनॉमी अपनी छोटे यूनिट्स पे चलती है, उसके लिए बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं। एमएसएमई का खाली टोकन है, टोकन यानी ऑप्टिकल है। इट्स वेरी ऑप्टिकल, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर, हाँ हमने अनाउंस कर दिया तुम करो। अरे ग्रास रूट लेवल पे एमएसएमई जो काम कर रहा है वहां तक आपका वो स्कीम का फायदा, फायदा तो छोड़ो, वेदर दिस स्कीम एग्जिस्ट पहुंच रहा है या नहीं। मुद्रा योजना करते रहते हो, मुद्रा योजना से कितने लोगों को फायदा हुआ? प्रधानमंत्री केयर्स फंड, एक फंड पीएम केयर्स फंड चलता है, उसका पैसा कहाँ जा रहा है? कोई बताने के लिए रेडी है यहाँ पे? हर चीज में आपने राजनाथ सिंह को आगे कर दिया। नाउ देर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कौन होगा किसी को मालूम नहीं, वो पीएम लास्ट ओवर में लास्ट मिनट में अनाउंस करेंगे जो भी होगा। बट उसके निगोसिएशन के लिए ऑपोजिशन पार्टीज के साथ निगोशिएट कौन कर रहा है? राजनाथ सिंह। एक आपके पास थोड़ा ढंग का नेगोशिएटर है, वो आगे जाके काम पे लगा दिया उसको। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। ही इज द सेम गाय, ही इज आवर डिफेंस मिनिस्टर एंड ही इज अ वेरी हसमुख टाइप ऑफ अ पर्सन, सो ही नेगोशिएट्स वेल ऑल दीज थिंग्स। नाउ मोस्ट important point and expectation, industry is asking the government to cut costs of logistics and doing business. ये बहुत important है, you have to cut down on logistic cost। जहां तक हो सके सरकार को टोल वगैरह तो बंद ही कर देना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे नीड दीज टोल्स, क्योंकि टोल एक लिमिट के आगे भाई ड्रकोनियन है, इट इज ड्रकोनियन। देन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को जल्दी जल्दी फटाक से, हमारे सुप्रीम कोर्ट
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, आप लोग 8 घंटे काम करते हो, साल में इतने महीने महीने छुट्टी होती है, समर वेकेशन लेते हो, व्हाई कांट आवर कोर्ट्स वर्क फॉर 3 आवर 3 8 आवर शिफ्ट्स? जैसे कॉल सेंटर्स काम करते हैं हमारे वकील, क्यों नहीं कर सकते भाई? ये एक सवाल है, तुच्छ प्रश्न है, वेरी दो कौड़ी का सवाल। 2 सेंट विजडम इज आस्किंग। आर यू अवेयर हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया? आप गूगल करो, खुद ही गूगल करो, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, बट जस्ट फाइंड फेंड फॉर योरसेल्फ। हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो इतना टाइम अटक जाता है कि तब तक कंपनी बंद हो जाती है। अच्छा, उसके लिए एक अलग बना है, सिक्योरिटी एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, सैट। वो फटाफट कर लेता है आपका काम, लेकिन अगर कोई मेजर इशू है किसी को, जैसे अभी नीट एग्जाम का इशू है, एवरी स्टूडेंट कैन नॉट अफोर्ड टू हायर अ लॉयर। जो हायर कर सकते थे वो लॉयर के पास जाके उन्होंने अपना रिवैल्यूएशन करा के मार्क्स बढ़ा लिए। नीट एग्जाम तो बड़ा मुद्दा है, वो तो एक पॉलिटिकल इशू ही बन गया। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, भाई सिंप्लीफाई करो ना, सिंप्लीफाई योर टैक्सेस, मेक द प्रोसेस इजी सो दैट पीपल कैन पे मोर, एंड यू हैव टू रिड्यूस जीएसटी स्लैब्स। ये भी लिखा है इसमें कि 5 है ना अभी, वो 3 पे कर दो, बीच का रास्ता निकालो। डोंट बी ड्रैकोनियन विद 28% जीएसटी, दैट इज स्टूपिड। इट इज लिटरली स्टूपिड, आई डोंट हैव एनी अदर वर्ड। हम लोग भी सपोर्ट करेंगे सरकार को। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, आधार कार्ड कब बना था? 2011। एकदम घटिया गवर्नमेंट थी, चलो मान लो उस टाइम। किसकी सरकार में बना? पहले की सरकार में, है ना? भाई आधार बना तो नंदन निलेकनी, इन्फोसिस का जो राइट हैंड था नारायण मूर्ति का, उसी ने हेड करके बनाया ना आधार। आपने आके वो आधार को लिंक करने का बहुत अच्छा काम किया। नाउ यू हैव लिंक द आधार टू, आधार पैन लिंक हो गया, आधार मोबाइल फोन सब हो गया। इससे आप क्या सीखते हो एज मिनिस्टर्स या whatever whoever is watching? The point is, opposition strong होना in a democracy, you need a strong opposition. Because of that, it takes two to tango. दो लोग ठीक से करेंगे तो जाके काम होता है ना, आपने अकेले ने कुछ नहीं होने वाला है। एंड another example of that is, trust me, if today the opposition was not there, अगर ये मिलीजुली सरकार कोएलिशन पॉलिटिक्स नहीं होती, तो ये बजट में इतना ध्यान नहीं जाता। they would have not been talking about इनकम टैक्स में माफ कर देंगे छूट, अभी बातें चल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। नीट एग्जाम अंडर द टेबल दब जाता, ये रेलवे एक्सीडेंट एक नॉर्मल कोर्स हो जाता। कोई मुद्दा इस देश में बड़ा नहीं बनता अगर ये सरकार के नंबर्स 400 पार, गॉड फॉरबिड 350 पार भी हो जाते, तो हम लोग अपने ही देश में ऑलरेडी सेकंड क्लास सिटीजन है, हम लोग थर्ड क्लास सिटीजन बन जाते हैं। और टैक्स पेयर टैक्स भर के, मतलब मुझे चुभता है ये बात, टैक्स भरने के बाद हम लोग थर्ड क्लास सिटीजन बन जाते हैं। देन दे हैव मेंशन्ड, बाकी सब तो छोटे मोटे डिमांड्स है, मेन डिमांड्स तो यही थे, कॉस्ट रिलेटेड एंड बजट एंड एवरीथिंग रिलेटेड, मतलब मेन पॉइंट्स तो यार यही थे। नाउ आई विल अगेन शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल गो टू द अदर साइड वेरी क्विकली। ये इस पे मैं एक्चुअली एक अलग वीडियो भी बना सकता था यार, लेकिन मैंने सोचा कवर करता हूँ। गाइस, दिस इज नॉट अ बायो सेल रिकमेंडेशन, एक एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना? और ये कनेक्टेड है टैक्सेशन से और बजट से। सी दिस इज कोटक ईएलएसएस, ईएलएसएस है टैक्स सेवर स्कीम, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मैंने बताया था ना आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ देखना है। दिस इज कोटक ईएलएसएस टैक्स सेवर स्कीम। अब पिछले कोविड के बाद से क्या हो रहा था कि वट एवर, वो जो एक लिमिट था ना 1.5 लाख रुपए का, पीपल हु आर इन द ओल्ड टैक्स रिजीम, you can invest 1.5 lakh rupees in a year, in a financial year, in any kind of scheme, जैसे LIC की पॉलिसी या PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स रेजिम में ये सब कुछ नहीं है। न्यू टैक्स वाले तो ऑलरेडी फील कर रहे होंगे कि यार हमारे, ओल्ड टैक्स वाले फील कर रहे होंगे हमारे लिए तो बजट में धोखा ही हो रहा है वैसे भी। दैट्स अ सेपरेट पॉइंट, वो बजट के वीडियो में आएगा डिस्कशन। बट दिस, आई रिमेम्बर 2020 में मैंने इसमें खुद निवेश करना शुरू किया था। एंड भाई 1.5 लाख रुपए आपको डालना है, उतना आपका टैक्स बचेगा। सो आई थॉट बाकी सब चीजों से अच्छा लेट्स गो फॉर अ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल एवरेज ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ईएलएसएस इज टैक्स फ्री। दिस इज अ म्यूचुअल फंड
जिसमें अगर आप एक सर्टन लॉक इन पीरियड के बाद पैसे निकालते हो, आई थिंक द लॉक इन पीरियड इज 3 years, बट आप जरूर चेक कीजिए, स्कीम स्पेसिफिक होता है। चलो 5 साल के बाद आप अपने पैसे निकालो तो टैक्स फ्री होके इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आपको मिलते हैं। इट इज अ ब्यूटिफुल, ईएलएसएस इज द बेस्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। लेकिन ईएलएसएस में ऐसा म्यूचुअल फंड ढूंढना भी एक चैलेंज है अच्छा वाला। अब ये फंड आप देखोगे ना, एक्चुअली मुझे ये सॉरी मनी कंट्रोल में खोलना चाहिए। ओहो यार, एक मिनट, आई जस्ट सर्च अगेन। हियर वी गो, कोटक टैक्स सेवर फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मनी कंट्रोल, परफेक्ट। आई जस्ट शो यू द रिटर्न्स। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड सही है क्योंकि ये ईएलएसएस फंड है, ओके। और मतलब ईएलएसएस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखिए कितना कम है, 0.58%। इट्स हार्डली एनीथिंग, नथिंग, पीनट्स। और 5,000 करोड़ का फंड साइज है, नया फंड था, मैंने 4 साल पहले इसको स्पॉट किया था। एंड ये देखिए अभी इसके रिटर्न्स में हम जाते हैं। इट हैज आउट परफॉर्म द एंटायर इंडेक्स गाइस। सी, लुक एट इट्स 3 year returns, just look at it, and in fact look at its 5 year returns as well। मतलब एक टैक्स सेविंग फंड भी आपको पिछले 5 साल में 20.79% CAGR दे रहा है, यानी 21% रिटर्न दे रहा है। In a country where FD gives you 7%, 7.5%, a tax saver ELSS fund is giving you 21% compounding. It is और पीपीएफ कितना देता है आपको? पीपीएफ भी यही है ना, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, एलआईसी, ये लोग तब टैक्स फ्री की बात करते हैं। कितना देते हैं रिटर्न? 7.5, 8%, मैक्सिमम 8.5। लेकिन ये टैक्स निकाल के 21%, बिकॉज ये ईएलएसएस फंड। नाउ इफ यू सी, इसका 10 year रिटर्न भी इंडस्ट्री में नंबर 4 रैंक है, 10 year रिटर्न। इट इज ब्रिलियंट गाइस, यू विल नेवर गेट अ बेटर ईएलएसएस फंड। ऐसे और बहुत है, मिराई एसेट का है टैक्स सेवर फंड, वो भी अच्छा है, उसने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है। बट गाइस वी नीड टू स्पॉट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सी, इट्स वेरी सिंपल। इफ माय इन्वेस्टमेंट लमसम हो चाहे एसआईपी, एसआईपी किया होगा तो बेटर है। देखिए एसआईपी जिसने किया 5 साल में, उसको बेटर मिला है। 5 साल का एसआईपी एनुअलाइज रिटर्न्स देखो, 27, ओ माय गॉड, 27%। Are you kidding me? Are you serious? And I spotted, क्योंकि मेरे खुद के रिटर्न मैंने डाल के 1.5 लाख चारों साल में डाल के छोड़ दिया। बट वो एक एसआईपी हो गया ना 4 साल का, क्योंकि हर साल 1.5 लाख 1.5 लाख टैक्स बचाने के लिए तो डालना है मिडिल क्लास। और जब अब देखते हैं तो 27% इज ह्यूज, प्लस टैक्स फ्री है ये। जब आप पैसा निकालोगे 5 साल बाद आपको टैक्स नहीं भरना है, इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ आता है। So that's what I'm saying. You have to choose mutual funds जो बाजार में भरे पड़े हैं। और अगर आप सही फंड में एसआईपी करते हो तो इतना मेहनत करने की, रोज बाजार उठ के देखो, झंझट पालो, कुछ टेंशन है ही नहीं, कभी था ही नहीं। इसीलिए you can be a smart investor, but you have to be smarter. You have to be smarter than the rest to make investments that are the best. I rest my case with this last concluding statement, and I'll see you very much in tomorrow's video. Let me know your feedback on this video. थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन खुद में मुझे बताइए क्या कहाँ हम लोग improve कर सकते हैं। I'll be happy to know. Constructive criticism and constructive feedback is always good, guys. Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।